दोस्तों गिरी ट्यूटोरियल के इस प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। इसके पहले वाला लेक्चर ना दोस्तों ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, ट्रांसलोकेशन, म्यूटेशन और इवोल्यूशन बहुत ही जोरदार तरीके से हमने कंप्लीट किया। अगर आपने नहीं देखा होगा तो प्लीज जाके देख लो। और साथ में आईएमपी क्वेश्चन भी देते जा रहा हूं कौन कौन से एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ब्रीफ में कौन सा आ सकता है, कौन सा फिलिंग द ब्लैंक्स आ सकता है। लेक्चर में मजा ही मजा है यार। तो अगर आपने नहीं देखा हो तो प्लीज देख लो। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं, हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो टॉपिक है एविडेंसेस ऑफ इवोल्यूशन। अब एविडेंसेस ऑफ इवोल्यूशन, एविडेंसेस मतलब क्या होगा। अब देखो इवोल्यूशन मतलब मैंने इसके पहले वाले लेक्चर्स में बता दिया था। और इवोल्यूशन के एविडेंसेस, अब देखो एविडेंसेस मतलब सबूत होते हैं। सबूत तो मतलब ऐसे कौन से सबूत हैं जिससे हमें पता चला है कि सच में यहां पे क्या होता है, इवोल्यूशन हुआ। तो देयर आर 6 एविडेंसेस। अपने सिलेबस में टोटल कितने के एविडेंसेस है? 6 है। पहला है मार्फोलॉजिकल एविडेंसेस। पहला कौन सा है? मार्फोलॉजिकल एविडेंसेस। मार्फोलॉजी मींस एक्सटर्नल। अभी मैं बाहर से कैसा दिख रहा हूं, अगर यहां से कुछ अगर मैं कंसीडर कर रहा हूं तो उसे मैं बोलूंगा मार्फोलॉजी। बाद में एनाटॉमिकल एविडेंसेस। एनाटॉमिकल एविडेंसेस मतलब दोस्तों क्या होगा, अंदर की बात है। सुना है ना, ये तो अंदर की बात है। अंदर मतलब बोन्स के अकॉर्डिंग, बोन्स के स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग अगर कोई भी चीजें होगी तो उसे हम बोलेंगे एनाटॉमिकल। नेक्स्ट है प्लांटोलॉजिकल एविडेंसेस। इसके अंदर फॉसिल्स के बारे में आएगा। देन इसके बाद वेस्टिजियल ऑर्गन, मैंने इसके पहले वाले लेक्चर्स में इसके बारे में डिस्कस किया था। जैसे हमारे बॉडी पे हेयर्स हैं, हो सकता है कि इन फ्यूचर, अभी लोग हेयर्स निकालने के लिए इतने पैसे खर्चा करते हैं, हो सकता है कि इन फ्यूचर ये ना हो। ये क्या है, ये क्या है, जल्दी बताओ। बताऊंगा जैसे ही टॉपिक एक्सप्लेन करूंगा। एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंसेस और कनेक्टिंग लिंक। अब आप मुझे बोलोगे कि सर आपने तो बोला कि मैं आईएमपी क्वेश्चन भी देते जा रहा हूं, तो भाई दे रहा हूं ना। वेस्टिजियल ऑर्गन वेरी 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 इंपॉर्टेंट एंड कनेक्टिंग लिंक इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। किसके लिए? बोर्ड एग्जाम्स के लिए। एटलीस्ट ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी ये दोनों में आपको बस डायग्राम का एक्सप्लेनेशन याद रखना है और इसके अंदर बस आपको एक मेथड याद रखना है, कार्बन डेटिंग मेथड। सीडी मतलब कार्बन डेटिंग मेथड, बस। पर ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कुछ नहीं करोगे ये दो भाई पढ़ लेना, और मैं पूरे ट्रिक के साथ वीडियो में बता भी दूंगा कैसे आपको पढ़ना है। ओके, one by one. The first evidences, that is morphological evidences. Yes, morphological evidences means external. अभी यहां पे अगर 3 लोगों को प्यार से देखोगे ना, देखो तीनों कितने प्यार से देख रहे हैं। इतने प्यारे रहते नहीं है भाई, जाते हैं तो तुरंत भो 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 ऐसे करने लगते हैं। अब यहां पे देखोगे तो यहां पे हमें क्या देखना है? एक्सटर्नली अगर मैं देखूं तो देखो इनका पोजीशन ऑफ आई, इनका भी पोजीशन ऑफ आई, इनका भी पोजीशन ऑफ आई। भाई तीनों अलग अलग, पर तीनों का पोजीशन ऑफ आई जो है ना वो लगभग सेम दिख रहा है। मेरा भी सेम दिख रहा है। अगर मैं भी इनके बाजू में रहूंगा ना, मेरा भी सेम दिखेगा। बाद में अगर मैं देखूंगा नॉस्ट्रिल, पोजीशन ऑफ नॉस्ट्रिल में भी सिमिलैरिटीज दिख रही है, एटलीस्ट जो है वो लगभग सेम है। बाद में अगर मैं अगर इनके ईयर्स की बात करूं, ईयर्स में भी थोड़ी बहुत सिमिलैरिटीज दिख रही है, मतलब उसका पोजीशन जो है वो भी सेम है। तो जिससे ये प्रूफ हो रहा है कि ये जो तीनों ऑर्गेनिज्म है, इनके जो एंसेस्टर्स हैं वो एक टाइम पे सेम हुए होंगे, फिर धीरे धीरे इवोल्यूशन होके आज ये एक दूसरे से अलग हो गए होंगे। बस इस पूरे टॉपिक में ना यही लिखना है। अब देखो यहां पे अगर आप लीफ की बात करोगे, ये देखो ये लीफ, ये डायग्राम आ सकता है और आपको एक्सप्लेन करना है। अगर इस लीफ में अगर आप देखोगे तो तीनों के लीफ, जो तीनों के जो लीफ हैं, अच्छे से बना देखो। और क्या बन रहा है वाह, अच्छा ये जो तीनों के जो लीफ हैं वो अगर आप ध्यान से देखोगे तो तीनों के जो लीफ हैं उनका जो शेप है वो सेम होगा। अब देखो यहाँ पे इसका जो लीफ है, यहाँ पे चीकू का जो लीफ है, यहाँ पे जो लीफ है, लगभग सेम दिख रहे हैं। और इस लीफ के अंदर ना दोस्तों क्या होता है आपको पता है? वेनेसन बोलते हैं। ये कौन सा वेनेसन है? रेटिकुलेट वेनेसन। मैं पढ़ाऊंगा 9th का एक चैप्टर लूंगा ना, प्लांट किंगडम, उसमें बताऊंगा लीफ वेनेसन क्या होता है। तो अभी तो बता ही दिया यहाँ पे इसको क्या बोलते हैं, लीफ वेनेसन। और ये कौन सा वेनेसन? रेटिकुलेट। नहीं पता होगा तो मैंने बोला ना, अगर आप मेरे लेक्चर्स को देख रहे हो, अगर आपको बेसिक बहुत सारी चीजें नहीं पता है तो सब मैं बताऊंगा। बनाना में अगर आप देखोगे तो ऐसा सीधा सीधा होता है, सीधा सीधा होता है, मतलब इसे क्या बोलते हैं? पैरेलल वेनेसन। क्या बोलते हैं हम? पैरेलल वेनेसन। तो अगर हम इसके लीफ वेनेसन की बात करें, आपको पता है यहाँ पे पैटियोल होता है, ये तीनों के तीनों में सेम ही होगा, वैसा ही सेम दिखाई देता है। और अगर मैं बात करूं तो देखो यहाँ पे लिखा है सिमिलैरिटीज लाइक स्ट्रक्चर ऑफ माउथ, पोजीशन ऑफ आई, स्ट्रक्चर ऑफ नॉस्ट्रिल एंड ईयर पिन्ना। और बाद में इसके बाद सिमिलैरिटीज इन
कैरेक्टर लाइक लीफ शेप, लीफ का जो शेप है, लीफ का जो वेनेशन है, लीफ का पेटियोल है, वो क्या हो रहा है, इसके अंदर कुछ ना कुछ सिमिलरिटीज दिखाई दे रही। इससे ये प्रूफ हो रहा है कि ये जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, यहां पे ये इंडिकेट हो रहा है कि देयर ओरिजिन मस्ट भी क्या है, सेम है, और मस्ट है कॉमन एंसेस्टर्स। बस आपको यही लिखना है। इससे ये प्रूफ हो रहा है कि इनके अंदर जो सिमिलरिटीज दिख रही है, इससे ये प्रूफ हो रहा है कि देयर ओरिजिन मस्ट बी सेम, जो वहां वो एक ही जगह से आए होंगे और इनके एंसेस्टर्स भी क्या है, सेम है। बस यही लाइन लिखना है। हो सकता है कि ये बोर्ड एग्जाम्स में आपको डायग्राम आए और एक्सप्लेन करना, तो यही पॉइंट्स लिखना है, इससे आगे कुछ नहीं लिखना है दोस्तों। नेक्स्ट इसके बाद अब देखो यहां पे, अब आ गया ना, ये है अंदर की बात। अब अंदर की बात है, अगर आप देखोगे ध्यान से तो यहां पे लिखा है ये ह्यूमन हैंड है, फोरलेग ऑफ ऑक्स है, पैटेजियम ऑफ बैट्स है, फ्लीपर ऑफ वेल है। अगर आप देखोगे ये जितने भी ऑर्गन्स हैं, अगर इनके फंक्शंस की बात करें तो जो फंक्शंस होंगे वो डिफरेंट होंगे। अगर मैं देखूं हैंड का, आपको पता है फंक्शन, फोरलेग ऑफ ऑक्स का भी फंक्शन आपको पता है, पैटेजियम ऑफ बैट्स उड़ने के लिए यूज करते हैं, ऐसे ऐसे उड़ेंगे, और बाद में फ्लिपर ऑफ वेल फ्लो करने के लिए, मतलब जो पानी के अंदर, वो अगर पानी के अंदर स्विमिंग कर रहे हैं तो उसमें वो हेल्प करता है। बट अगर मैं ध्यान से देखूं, इनके फंक्शंस तो अलग अलग है दोस्तों, बट इनके जो स्ट्रक्चर है ना, बोन के जो स्ट्रक्चर है ना, वो सेम है। अगर आप ध्यान से देखोगे, देखो यहाँ पे जो जॉइंट्स है, यहाँ पे जो जॉइंट्स दिखाई दे रहे हैं वो लगभग सेम दिख रहे हैं। बाद में यहाँ पे भी जो दिख रहे हैं वो लगभग सेम दिख रहे हैं। यहाँ पे भी जो दिख रहे हैं, ये देखो, ये भी जो दिख रहे हैं लगभग सेम दिख रहे हैं। इससे ये इंडिकेट हो रहा है कि एक टाइम पे वही सेम आएगा, देयर ओरिजिन एंड एंसेस्टर्स क्या होंगे, सेम होंगे। तो यहाँ पे देखो वही लिखा है, दिस इंडिकेट, वहां पे देखो वो सब चीजें जो भी मैंने लिखा वो लिखा। और इनके सिमिलरिटीज कहाँ है, स्ट्रक्चर ऑफ बोन एंड जॉइंट्स इन ऑर्गन ऑफ ईच दोज एनिमल, मतलब इनके जॉइंट्स और स्ट्रक्चर ऑफ बोन में क्या है, सिमिलरिटीज है। इससे ये पता चल रहा है कि दे हैव कॉमन एंसेस्टर्स। बस यही लाइन लिखना है, ये लाइन लिख दिया ना, दे हैव कॉमन एंसेस्टर्स, प्रूफ हो गया। इससे पता चल रहा है कि इवोल्यूशन होने के बाद ये धीरे धीरे क्या हुए, अलग हुए, पर एक टाइम पे इनके जो एंसेस्टर्स थे वो क्या थे, सेम थे। यस, आ गया वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक, व्हाट इज वेस्टिजियल ऑर्गन। तो वेस्टिजियल ऑर्गन मतलब फंक्शनलेस ऑर्गन ऑफ ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड वेस्टिजियल ऑर्गन। एक सिंपल सा डेफिनेशन लिख दो। अगर आपके बुक का लिखना है तो आप लिख सकते हो, डीजनरेटेड और अंडर डेवलप्ड यूजलेस ऑर्गन ऑफ ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड वेस्टिजियल ऑर्गन। पर आप ऐसे भी लिख सकते हो, फंक्शनलेस मतलब ऐसे ऑर्गन जो हमारे बॉडी में तो हैं पर उसके कोई फंक्शंस नहीं है। अगर आपने सुना होगा कभी कभी किसी किसी का अपेंडिक्स, ये सब सुना होगा, अपेंडिक्स, ईयर पिन्ना आपको पता होगा। तो देखो यहाँ पे तो लिखा है कि डीजनरेटेड और अंडर डेवलप यूजलेस ऑर्गन ऑफ ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड वेस्टिजियल ऑर्गन। अब देखो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स है, ये देखो, सबसे पहले डेफिनेशन लिखने का एक दो पॉइंट लिख दो। आपको मैंने पहले ही बता दिया फर्स्ट लेक्चर में कि ये जो वेस्टिजियल ऑर्गन है, जो भी वेस्टिजियल ऑर्गन है, जो फंक्शनलेस ऑर्गन है, इसको डिसअपियर होने में लगभग थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स से भी ज्यादा टाइम लगता है। और कुछ वेस्टिजियल ऑर्गन कुछ ऑर्गेनिज्म में फंक्शनलेस होते हैं, बट इन अदर ऑर्गेनिज्म वो जो वेस्टिजियल ऑर्गन है वो फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैंने अपेंडिक्स का एग्जांपल लिया। अपेंडिक्स इज द वेस्टिजियल ऑर्गन फॉर किसके लिए है, ह्यूमन के लिए है। देखो यहाँ पे लिखा है यूजलेस टू ह्यूमन, बट इट इज यूजफुल फॉर किसके लिए यूजफुल है, रूमिनेंट के लिए है। अगर आपको पता होगा जो एनिमल्स हैं वो ग्रासेस खाते हैं, घास खाते हैं, घास के अंदर, ग्रास में क्या होता है, सेलुलोज होता है। तो सेलुलोज के डाइजेशन के लिए अपेंडिक्स का रोल बहुत ही ज्यादा होता है, इंपॉर्टेंट होता है। तो आप लिख सकते हो कि अपेंडिक्स इज अ वेस्टिजियल ऑर्गन फॉर ह्यूमन, बट इट इज फंक्शनल ऑर्गन फॉर रूमिनेंट। नेक्स्ट है इसके बाद ईयर पिन्ना। क्या है, ईयर पिन्ना। अब देखो ईयर पिन्ना जो है ये वेस्टिजियल ऑर्गन है ह्यूमन के लिए, बट इट इज यूजफुल ऑर्गन फॉर किसके लिए, मंकी के लिए ये क्या है, वेस्टिजियल ऑर्गन नहीं है। तो अब इतने पॉइंट्स अगर आप सिस्टमैटिक लिख लोगे, बीच के भी जो पॉइंट्स है जो मैंने बोला है, अगर आपको लिखना है, ये देखो ये लिखा है, सच ऑर्गन नॉन फंक्शनल इन सर्टेन ऑर्गेनिज्म बट इट मे बी फंक्शनल फॉर अदर ऑर्गेनिज्म। ये भी एक लाइन लिख दो, 4 लाइन हो गया, मिल गए 2 मार्क्स। और आप वहां पे विजिटम टीथ के बारे में भी लिख सकते हो। और अगर आपको अपेंडिक्स के बारे में तो मैंने बता ही दिया है, ईयर पिन्ना के बारे में आपको बता ही दिया, तो वेस्टिजियल ऑर्गन के नेम भी अगर एग्जाम्स में आएंगे तो भी आप लिख सकते हो। नेक्स्ट है प्लांटोलॉजिकल एविडेंसेस। बस आपको क्या करना है, देखो आज से बहुत साल पहले हो सकता है वॉल्केनो आया होगा। वॉल्केनो पता है ना, ज्वालामुखी, आग निकलता है, आग। आपने सुना होगा या तो
फ्लड आया होगा, आपने तो रिसेंटली देखा होगा, फ्लड बहुत सारे जगह आता है, तो फ्लड में बहुत सारे लोग का डेथ होता है। या तो हो सकता है लैंडस्लाइड हुआ होगा, उत्तराखंड में हम लगातार सुनते रहते हैं। मैं एक स्पेशल लेक्चर बनाऊंगा और बताऊंगा कि लैंडस्लाइड, ये क्लाउड जो है, बादल जो फटते हैं, ये सब रीजन क्या है। अगर आप बोलोगे तो जल्दी जल्दी गिरी ट्यूटोरियल्स को एक अच्छे प्लेटफॉर्म पे पहुंचा दो। ऐसे ऐसे स्पेशल वीडियोस बनाऊंगा ना कि आपको जो आपका जो नॉलेज है ना एक हाई लेवल पे पहुंच जाएगा। बस आपके सपोर्ट और प्यार की जरूरत है। अब देखो यहाँ पे, तो ये सब जो इंसिडेंट होते हैं ना, उसकी वजह से क्या होता है, जो ऑर्गेनिज्म है वो क्या होते हैं पता है, जमीन के अंदर दब जाते हैं। अब दबने के बाद हो सकता है कि हजारों लाखों साल के बाद अगर हम उस जमीन का, अगर समझो हम उनको देखने जाए, जैसे अगर कुछ अलग पर्पज से हम वहां रास्ता बना रहे हैं या कुछ भी बना रहे हैं, अगर वो हमें मिलेंगे तो वो बहुत दिनों के बाद वही ऑर्गेनिज्म किसके अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं पता है, फॉसिल्स के अंदर। वही ऑर्गेनिज्म किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे, फॉसिल्स के अंदर। तो ये जो देखो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, उनके बोन्स ये सब ऐसे ही पड़े रहते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा है, रेमनेंट एंड इंप्रेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म रिमेन प्रिजर्व अंडरग्राउंड। वो जमीन के अंदर वैसे का वैसा ही पड़ा रहता है जैसे उनके बोन्स हैं। देखो दिखाई दे रहा है ना, ये सब जमीन के अंदर पड़े रहेंगे ऐसे ही, लाखों हजारों साल तक ऐसे ही पड़े रहेंगे। जो बॉडी है वो बॉडी तो नहीं रहेगी, पर साथ में जो बोन ये सब है, ये सब पड़े रहेंगे। तो इसे ही हम क्या बोलेंगे, फॉसिल्स बोलेंगे। तो बोर्ड एग्जाम्स बार बार एक क्वेश्चन पूछता है, व्हाट इज फॉसिल, तो आपको बताने आना चाहिए। नेक्स्ट है कार्बन डेटिंग मेथड। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अगर प्लेंटोलॉजिकल एविडेंसेस आया तो कार्बन डेटिंग मेथड तो ऐसे ही लिख के आओ। देखो दोस्तों, जब हम जिंदा रहते हैं, अब देखो इस एटमोस्फेयर में आपको पता है कार्बन पाया जाता है, और कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 6, और मास नंबर कितना होता है, 12 होता है। तो ये जो कार्बन 12 है, इस एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन के साथ मिलता है, और कार्बन डाइऑक्साइड को प्लांट लेता है अंदर। अब प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर लेता है, आपको पता है। देन इसके बाद सेम एटमॉस्फेयर में कार्बन 14 भी पाया जाता है। कौन सा कार्बन पाया जाता है, 14 भी पाया जाता है। और इसे भी क्या करता है, जो प्लांट है, इसे भी, ये भी ऑक्सीजन के साथ मिक्स होकर प्लांट इसको भी अपने अंदर लेता है। तो प्लांट के अंदर दोनों चीजें हैं। उस प्लांट को इंटेक कौन करता है, हम जैसे लोग। प्लांट की चीजों को हम खाते हैं कि नहीं खाते। तो ये दोनों के दोनों किसके बॉडी में आ गया, हमारे बॉडी में। बट जब तक हम जिंदा रहते हैं, जब तक हम जिंदा रहते हैं, जब तक हम जिंदा रहते हैं, याद रखना, इनका जो रेशियो है C14 टू C12 का जो रेशियो है वो कांस्टेंट रहता है। कांस्टेंट मतलब सेम होता है। बट जैसे ही हमारा डेथ हो जाता है, आपको पता है कि हम जैसे लोगों का डेथ होता है, डेथ होने के बाद ये भाई जो C14 है ना, ये रेडियो एक्टिव है। ये क्या होगा पता है, डीके होना स्टार्ट हो जाएगा। डीके होना स्टार्ट हो जाएगा, फिर इसका जो प्रोपोर्शन है वो कम होना स्टार्ट हो जाता है। और हमारे बॉडी में जो C14 और C12 का जो रेशियो है ना, वो कैसा हो जाता है, वो हमारे बॉडी में कांस्टेंट नहीं रहता। जब हम जिंदा रहते हैं तो कांस्टेंट है, पर डेथ के बाद कांस्टेंट नहीं रहता। तो अगर सपोज कोई ऑर्गेनिज्म कहीं पे अगर पड़ा है, हो सकता है कि हजारों साल पहले वो पड़ा हो, अगर हमें उसका कोई बोन या कुछ भी मिला, तो हम क्या करते हैं, उसके बोन से हम इसका रेशियो निकालते हैं, C14 और C12 का। और जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जो अभी जिंदा है, उनका रेशियो निकालते हैं। और दोनों को कंपेयर करके हम क्या कर सकते हैं, टाइम कैलकुलेट कर सकते हैं कि ये जो बॉडी है इसको डेथ हुए कितने साल। इसलिए न्यूज में सुनते हो ना कि 5000 साल पहले की एक बॉडी मिली, एक मतलब कंकाल मिला, ऐसा सुना होगा ना तुमने। बॉडी मतलब समझ रहे हो ना, मैं बोन्स ये सब की बात कर रहा हूं। तो ये सब कैसे कैलकुलेट होता है, ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ कार्बन डेटिंग। तो यहां पे मैंने बहुत ही सिंपल वे में मैंने ये आपके लिए नोट्स लाया है। इसको अगर आप लिख लोगे ना तो आपकी लाइफ जो है ना जिंगा लाला हो जाएगी। टेलीग्राम पे मिलेगा भाई, ये कहां पे मिलेगा, टेलीग्राम पे। तो देखो यहाँ पे, कार्बन कंजप्शन ऑफ एनिमल एंड प्लांट स्टॉप आफ्टर डेथ। जैसी डेथ हो जाएगा, प्लांट और एनिमल अंदर कार्बन का कंजप्शन क्या हो जाएगा, उनका स्टॉप हो जाएगा। और देखो डिकेइंग प्रोसेस ऑफ C14 क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। मैंने बोला जैसी डेथ होगा, इसका डिकेइंग प्रोसेस क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। देन इसके बाद डेथ बॉडी में द रेशियो बिटवीन द C14 टू C12 चेंजेस कंटिन्यूसली। अगर जब उनका डेथ नहीं हुआ रहता उसके पहले वो क्या रहते हैं, कांस्टेंट रहते हैं। पर जब डेथ हो जाता है तो वो इसका जो रेशियो है वो चेंज होना स्टार्ट हो जाता है। और इससे हम क्या कर सकते हैं, टाइम कैलकुलेट कर सकते हैं। और हम एज ऑफ ह्यूमन फॉसिल्स का भी हम एज भी हम क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। तो भाई 4 पॉइंट तो तुमको ऐसे ही मैंने याद करा दिया। देन इसके बाद नेक्स्ट, मेरे लेक्चर की खासियत यही है कि आपको बहुत सारी चीजें यहीं पे याद हो जाएगी। नेक्स्ट है कनेक्टिंग लिंक। सिंपल सा एग्जांपल बता रहा हूं भाई। यहां पे देखो एक ऑर्गेनिज्म है, यहां पे दूसरा ऑर्गेनिज्म है। अगर इस ऑर्गेनिज्म का
से ये ऑर्गेनिज्म का इवोल्यूशन हुआ है। क्या हुआ? इवोल्यूशन। तो भाई ये डायरेक्ट इसमें थोड़ी ना बदला होगा, बीच में बहुत सारे स्टेजेस होंगे, तो बीच में एक ऐसा ऑर्गेनिज्म बना होगा जिसमें इसके भी कैरेक्टर होंगे, जिसमें इसके भी कैरेक्टर होंगे। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसके अंदर दो लोगों के कैरेक्टर दिखाई देते होंगे उसे हम क्या बोलते हैं? कनेक्टिंग लिंक। क्या बोलते हैं हम? कनेक्टिंग लिंक। तो मतलब जब ये ऑर्गेनिज्म यहां से यहां गया, पर बीच स्टेज ऐसा आया होगा जिसमें इसके भी कैरेक्टर दिख रहे होंगे आधा, और यहां के भी आधा कैरेक्टर दिख रहे होंगे, फिर धीरे धीरे जाके ये पूरी तरह से इसमें गया होगा, तो इसे हम क्या बोलेंगे? कनेक्टिंग लिंक। अब यहां पे हमारे बुक में 3 उसके एग्जाम्पल है। ये तीनों के तीनों एग्जाम्पल्स हमें बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से, बहुत ही अच्छे तरीके से हमें क्या करना है? लर्न कर लेना है, क्योंकि ये एग्जाम का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है भाई इस लेसन का। तो यहां पे पहला क्या दिख रहा है? डकबिल। पहला क्या दिखाई दे रहा है आपको? डकबिल दिखाई दे रहा है। दूसरा लंगफिश दिखाई दे रहा है, पेरिपिटस। बस आपको क्या करना है? ये पता करना है कि ये किसका कनेक्टिंग लिंक है। अब देखो यहाँ पे कुछ डेफिनेशन है, यहाँ पे दिख रहा होगा, मैंने बस अंडरलाइन भी किया। मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर बाय विच 2 डिफरेंट ग्रुप्स हेंस दे आर कॉल्ड कनेक्टिंग लिंक। मतलब सम प्लांट एंड एनिमल्स शो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर ऑफ 2 डिफरेंट ग्रुप्स। मतलब मैंने बोला ना कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जो 2 ग्रुप्स से क्या होंगे, उनके कैरेक्टर में 2 ग्रुप्स के कैरेक्टर दिखाई देंगे, 2 ऑर्गेनिज्म के कैरेक्टर दिखाई देंगे, उससे हम क्या बोलेंगे? कनेक्टिंग लिंक। देयर आर 3 एग्जांपल्स इन आवर बुक्स। अपने बुक्स में 3 एग्जांपल्स हैं। पहला एग्जांपल है भाई पेरिपेटस का। पहला एग्जांपल किसका है? पेरिपेटस। अब पेरिपेटस का जो एग्जांपल है ना, पेरिपेटस का एग्जांपल है, वो एग्जांपल में 2 लोग, पेरिपेटस इज द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन एनेलिडा एंड आर्थ्रोपोडा। फिलिंग द ब्लैंक्स का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और अगर आपको शॉर्ट नोट आया तो पूरा का पूरा लिखना है। तो ये पेरिपेटस में 2 लोग के कैरेक्टर पाए जाते हैं, एनेलिडा का और आर्थ्रोपोडा का। अब आपको मैं लेसन नंबर 6 में पढ़ाने वाला हूं एनेलिडा क्या होता है, आर्थ्रोपोडा क्या होता है। बस अभी आपको याद रखना है एनेलिडा में अर्थवॉर्म आता है और आर्थ्रोपोडा में कॉकरोच आता है। तो इसके अंदर देखो, इसका जो एनेलिडा का जो बॉडी है, अर्थवॉर्म के बॉडी पे सेगमेंटेड स्ट्रक्चर होते हैं, इस पे भी सेगमेंटेड स्ट्रक्चर है। दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है? बाद में फिर इसके बाद अगर आप थीन क्यूटिकल भी दिखाई दे रहा है। बाद में अगर आप आर्थ्रोपोडा की बात करोगे तो आर्थ्रोपोडा की तरह भी, यहाँ कॉकरोच की तरह भी इसकी बॉडी दिखाई दे रहा है। इसके पास ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है, सेम आर्थ्रोपोडा की तरह जैसा कॉकरोच के पास है। तो इससे ये पता चल रहा है कि पेरिपेटस इज द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन, पेरिपेटस इज द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन एनेलिडा एंड आर्थ्रोपोडा। मैंने एक लर्निंग ट्रिक का वीडियो बनाया है, अगर आपको ये लेसन लर्न करना है तो आप जस्ट वीडियो को सर्च करना, इजी लर्निंग ट्रिक। ये जो लेसन है हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन, और गिरी ट्यूटोरियल सर्च करना, आपको मिल जाएगा। उसके अंदर मैंने हर एक आंसर को कैसे लर्न करते हैं ना, सिंपल ट्रिक बताया है। और जल्दी मैं एक और वीडियो अपलोड कर दूंगा, उसमें भी बता दूंगा। देन सेकेंड वन, डकबिल। डकबिल पेरिपेटस जो दिखाई दे रहा है आपको, डकबिल पेरिपेटस दिखाई दे रहा है। डकबिल के अंदर 2 कैरेक्टर है, एक रेप्टाइल का है, रेप्टाइल का, और दूसरा जिसका कैरेक्टर है वो है मैमल्स का। मैमल्स का वो कैरेक्टर कौन सा लिया है? मेमरी ग्लैंड। जैसे कि मैमल्स के पास क्या होता है? मेमरी ग्लैंड होता है, मिल्क प्रोड्यूसिंग ग्लैंड। तो वैसे भाई इनके पास भी मिल्क प्रोड्यूसिंग ग्लैंड है। और रेप्टाइल की तरह जिस प्रकार एग देते हैं उसी तरह इनका भी एग देने का प्रोसेस है, इसलिए इसे बोलेंगे, मैं हमेशा इसको ऐसे याद रखता हूं, डी डकबिल का ऐसे याद रखोगे। मैं हमेशा इसका शॉर्ट फॉर्म देता हूं, डिप्टी रिलेशनशिप मैनेजर। डिप्टी मतलब डकबिल, और यहां पे आर मतलब रेप्टाइल और एम मतलब मैमल्स। तो याद रखना डिप्टी रिलेशनशिप मैनेजर जो भाई बैंक में होता है ना, तो उससे आपको याद रखना है कि ये इसका कनेक्टिंग लिंक है। लास्ट में है लंग फिश। लंग फिश अगर आप देखोगे तो लंग फिश जो है वो रेस्पिरेशन के लिए अपने लंग्स का यूज करती है, रेस्पिरेशन विद द हेल्प ऑफ लंग्स। और जबकि बाकी के जो फिश है आपको पता होगा रेस्पिरेशन के लिए गिल्स का यूज करते हैं, पर ये लंग फिश भाई बहुत डेंजर है। ये किसका यूज करती है? लंग्स का यूज करती है, और इसलिए इसे हम बोलते हैं लंग फिश इज द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन फिश एंड फिशेस। और साथ में कौन आ जाएगा पता है? एम्फीबियन। क्या आ जाएगा? एम्फीबियन। तो याद रखना ये एम्फीबियन और फिशेस के बीच में कनेक्टिंग लिंक है। आई थिंक आपको पूरा का पूरा याद हो गया होगा। यस, पहला वाला कौन सा था? पेरिपेटस था। पेरिपेटस इज द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन पा है, पा, एनेलिडा एंड आर्थ्रोपोडा। दूसरा कौन सा था? दूसरा था डकबिल, डिप्टी रिलेशनशिप मैनेजर, यहाँ पे रेप्टाइल्स एंड मैमल्स। तो आई थिंक ये पूरा का पूरा पार्ट आपको सिस्टमैटिक समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंसेस। कुछ नहीं करना है भाई, इनिशियल स्टेज पे जब ये एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट पे, यहां पे देखो जैसे यहाँ पे फिश दिख रहा है, यहाँ पे पिग दिख रहा है, यहाँ काऊ दिख रहा है, मैन दिख रहा है, रैबिट दिख रहा है, जो आपको देखना है, चिकन देखना है, जो देखना है,
ये अगर आप देखोगे, ये इनका पहला स्टेज है, ये सेकंड स्टेज है, ये थर्ड स्टेज है। अगर हम फर्स्ट स्टेप पे देखेंगे तो ये भाई सबके सब तो सेम दिख रहे हैं ना, यही इसके आंसर का पार्ट है। पर धीरे धीरे अगर हम सेकंड स्टेप पे देखेंगे थोड़ा सा, पर लास्ट स्टेप में ये फीस दिखने लगा है, और देखो यहाँ पे ये मैन आदमी की तरह ये दिखने लगा है, और बाद में लास्ट स्टेज पे थोड़ा बहुत उनमें डिफरेंसेस आने लगा। पर इनिशियल स्टेज पे इनिशियली जो इनकी सिमिलरिटीज है वो सेम है, बट सिमिलरिटीज ग्रेजुअली धीरे धीरे क्या होती है, डिक्रीज होती है। तो देखो मेरा जो लाइन है यहाँ पे दिख रहा है, सिमिलरिटीज ड्यूरिंग इनिशियल स्टेज, सिमिलरिटीज ड्यूरिंग इनिशियल स्टेज एंड दोज सिमिलरिटीज डिक्रीजेस ग्रेजुअली, धीरे धीरे इनकी सिमिलरिटीज जैसे 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 एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होते जाता है वैसे वैसे इनकी जो सिमिलरिटीज है वो क्या होती, डिक्रीज हो जाती है। अब देखो यहाँ पे कुछ डिफरेंस नहीं दिख रहा, पर यहाँ पे थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है, भाई ये फीस है, ये मैन है, ऐसा थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है। तो बस एक ही लाइन लिखना है, सिमिलरिटीज ड्यूरिंग द इनिशियल स्टेजेस एंड सिमिलरिटीज डिक्रीजेस ग्रेजुअली। अब यहाँ पे ये भी लाइन लिखना है, तो लिख दो सिमिलरिटीज इन द इनिशियल स्टेज। इससे ये पता चलता है कि भाई ये सबका ओरिजिन जो है ना वो सेम होगा, तो इसमें ये लाइन तो फेंकना ही है। ओरिजिन क्या है, दे हैव सेम ओरिजिन, ऐसे आपको एक लाइन क्या करना है, लिख देना है। तो उम्मीद करता हूं मेरा हेयर स्टाइल भी यहाँ पे खराब होता हुआ। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, और हेयर स्टाइल भी अपन देखो ये व्यवस्था है, यहाँ से हम हेयर स्टाइल भी बना सकते हैं, और नेक्स्ट लेक्चर में ऐसे हेयर स्टाइल बना के और आपसे मिलेंगे। उम्मीद करता हूं कि पूरा का पूरा लेक्चर सिस्टमैटिक आपको समझा होगा। वीडियो को देखने के लिए दोस्तों दिल से थैंक यू सो मच। जल्दी से अपने दोस्तों को भेज दो, बोल दो एक सर आए बहुत भारी पढ़ाते हैं। थैंक यू सो मच दोस्तों, दिल से थैंक्स। जय हिंद दोस्तों।